सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक फिजिक्स की प्रॉब्लम करने वाले हैं। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 49 फ्रॉम 200 पजलिंग फिजिक्स प्रॉब्लम्स। सो ये प्रॉब्लम हमसे पूछ रहा है कि आफ्टर अ टैप above an empty rectangular basin has been opened, the basin fills within a time t1. After the tap has been closed, opening a plug hole जैसे कि orifice होते हैं वैसे ही plug hole है, at the bottom of the basin empties it in time t2. What happens if both the tap and plug hole are open? What ratio of T1 by T2 can cause the basin to overflow? So like ये क्वेश्चन हम देखने वाले हैं. So ये क्वेश्चन में हम दो अलग अलग केसेस देखते हैं कि पहले तो जब ये टैप से भर रहा है, एक तो सबसे पहले जो मेरा बेसिन है, और वहीं दूसरे केस में बेसिन के अंदर एक स्मॉल होल कर दिया, क्योंकि प्लग होल का मतलब वही हुआ, ओरिफिस एकदम बॉटम पे हमने किया हुआ है, तो वहां से वाटर लीक कर रहा होगा √2gh स्पीड से, वो दूसरी साइड में हम प्रॉब्लम करेंगे. तो पहला हम देखते हैं कि टैप से वाटर निकल रहा है और बेसिकली मेरा बेसिन भर रहा है. सो अभी के लिए हम बेसिन की डायमेंशंस मान लेते हैं कि ये इस टाइप का मैंने जैसे सेकंड, ये इस वे में मैंने एक रेक्टेंगुलर बेसिन बना दिया, और फिर यहाँ पे ये रहा एक टैप जहाँ से वाटर निकल रहा है. ओके, तो धीरे धीरे वाटर आता गया और ये पूरा भर गया. ओके, तो सपोज इसके डायमेंशंस इस वे में होते हैं है कि ये लेंथ h है और ये बॉटम के सरफेस का एरिया a है. ओके, और यहाँ से कॉन्स्टेंटली पानी निकल रहा है. अब पानी निकल रहा है ना, तो ये इस बेसिकली जो टैप है उसकी प्रॉपर्टीज रहेगी कुछ. तो जैसे कि मैं मान लेता हूँ वाटर v1 स्पीड से ये निकाल रहा है, और इसका ये जो एरिया है वो a1 के इक्वल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक है, तो आप देखो एक सेकंड में कितना पानी बाहर आएगा, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर आएगा. एक सेकंड में देखो ए v1 वॉल्यूम बाहर आएगा, क्योंकि v1 ड्रॉपलेट्स निकल, v1 लेंथ नीचे वाटर आ चुके होंगे सारे, और इनटू a1 कर दे तो a1 v1 वॉल्यूम पर सेकंड निकल रहा है. तो अगर t1 टाइम बाद ये पूरा भर जा रहा है, तो आपको ये दिख रहा होगा कि a1 v1 और t1 टाइम बाद पूरा बढ़ गया, तो ये पूरा ए एच के इक्वल होगा. तो यहाँ से अगर हमें T1 देखना है तो इस केस में आता है ए एच अपॉन A1 V1. तो लाइक T1 जो कि टाइम है टैप से भर देने का, अगर मैं डायमेंशंस इसके A1 V1 मान लूँ, और डायमेंशंस नहीं, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन का A1 कह दूँ, इसकी स्पीड V1 कह दूँ, और ये जो बकेट है या फिर बेसिन है उसके डायमेंशंस मैं मान लूँ ये हाइट h है और ये क्रॉस सेक्शन एरिया a है, तो टाइम t1 इसके बराबर लग रहा होगा. हमें प्रॉब्लम में गिवन है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू. फिर जैसे कि अब t2 को भी हमें फाइंड आउट करना है, तो t2 किसके इक्वल होगा. तो लाइक t2 को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि सिमिलर वे में मैंने यहाँ पे बकेट दिखाया. ठीक है, तो ये रहा वो बकेट, और T2 वाले में हो क्या रहा है कि वाटर अभी पहले से ही ये पूरा भरा हुआ है वाटर से, और मैंने प्लग होल या फिर एक ओरिफिस इधर कर दिया नीचे बॉटम पे. तो अब सिंपल सी बात है कि वाटर लीक कर रहा होगा. एक सेकेंड, यस, तो लाइक ये लेंथ h मैंने दिखा दी और ये एरिया a के दिया. तो ये पूरा रीजन वाटर से भरा है, तो कितने टाइम बाद पूरा वाटर निकल जाएगा ये मुझे फाइंड आउट करना. और एक और चीज जो कि पता होगी वो है कि ये ओरिफिस यानी होल जो किया है उसका एरिया क्या है. इस केस में मैं इसे A2 कह देता हूँ, ताकि वेरिएबल्स के साथ ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ना हो. तो लाइक मुझे पता है कि अगर मैं किसी इंस्टेंस में डायग्राम बना, ये तो हाइट h का डायग्राम है, आफ्टर सम टाइम वाटर बाहर निकलते निकलते क्या हो गया कि इस टाइप का एक डायग्राम बन गया जहाँ ये हाइट h नहीं रही, और अभी किसी टाइम t पे
ये लेंथ y हो गई है। जस्ट अ सेकेंड, यस। सो लाइक अभी ये लेंथ y है ना, तो आप खुद से देखो, जस्ट यहाँ से वाटर बाहर निकल जाए तो कितना बेसिकली उसके पास स्पीड आएगा। देखो यहाँ पे बेसिकली इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है वाटर ड्रॉपलेट के पास, और प्रेशर एनर्जी है। प्रेशर एनर्जी हम क्या कहेंगे, P1/ρ के इक्वल। जस्ट अ सेकेंड, यस सॉरी वीडियो में इश्यू हो गया था, मैं वापस रिपीट करता हूँ। बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे क्योंकि हम इस केस में इसे आइडियल फ्लूइड की तरह ट्रीट करेंगे, तो एनर्जी पर यूनिट, एनर्जी पर मास या फिर एनर्जी कंजर्व रहेगा यहाँ पे। आइडियल फ्लूइड यानी कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में हम बेसिकली इस टाइप से कर सकते हैं, जहाँ पे हम फ्लूइड को नॉन विस्कस मानते हैं। और भी सर्टेन क्राइटेरिया के केस में होता है ये, लेकिन जैसे कि नॉन विस्कस लेते हुए अगर मैं इसे करने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे प्रेशर कितना है, ρ/g/y। अब प्रेशर एनर्जी हम लिख सकते हैं ρ/g/y/ρ, और ये पूरी जितनी भी प्रेशर एनर्जी थी वो बाहर निकलते ही प्रेशर तो जीरो हो जाएगा। या फिर प्रेशर जीरो नहीं करना है तो आप इस वे में कर सकते हो कि यहाँ पे इतना प्रेशर प्लस प्रेशर एटमॉस्फेयर का भी था, तो बाहर भी ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर रहा अपॉन रो, और बाकी इसकी काइनेटिक एनर्जी में चला गया, जो कि सपोज मैं v²/2 कह दूं। तो आप देखो पी एटमॉस्फेयर का टर्म तो हट ही जाएगा, जो कि एटमॉस्फेयर के कारण प्रेशर है। और प्रेशर मेरे को पता है कि वाटर से हाइट, वाई हाइट नीचे जाएंगे तो ρ/g/y होगा। तो यहाँ से सिंपली मेरे को दिख गया कि जो स्पीड v है, जस्ट वहां से बाहर जो वाटर निकला है उसकी होगी √2g/y। ओके, तो लाइक यहाँ पे हमें यह आइडिया आ गया कि जो स्पीड है v है वो √2g/y से बाहर निकल रहा है, और y हर एक टाइम पे वेरी कर रहा है, यानी हर एक बार लेवल तो डिक्रीज करता जा रहा होगा ना। तो अगर आप देखो, तो मैं इस वे में सोचूं कि ये एरिया A2 है ना, तो जितना वाटर निकल रहा होगा पर सेकंड, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो निकल रहा है पर सेकंड में देखूं, तो इस क्वांटिटी के इक्वल होना है। वाटर जो बाहर निकल रहा है पर सेकंड वो इस क्वांटिटी के इक्वल है। अब पर सेकंड इसके इक्वल है, तो मैं मान लेता हूं कि dt टाइम बीत गया। ओके, अब जैसे कि dt टाइम बीत गया तो इतना वॉल्यूम बाहर निकल गया होगा, इतना वॉल्यूम बाहर निकला है, और साथ ही इतना वॉल्यूम बाहर निकला है तो हो क्या गया होगा, इसका लेवल थोड़ा नीचे आ गया होगा। अब अब क्योंकि लेवल नीचे आ गया तो ये चेंज हुआ है y में, उसे मैं dy कह दूं तो y डिक्रीज कर रहा है, इसलिए ये हम क्या कहेंगे, ये पूरा क्वांटिटी इक्वल है माइनस a dy के, क्योंकि बेसिकली a dy वॉल्यूम नेगेटिव में चला गया ना। अगर आप देखो तो y डिक्रीजिंग है इसलिए वो नेगेटिव साइन है, और इसलिए मैं इसे क्या कह सकता हूँ, A2 √2g/y dt इज इक्वल टू माइनस a dy। यस, तो यहाँ से अब प्रॉब्लम सिंपल हो गई कि इस केस में मैं इंटीग्रेशन को यूज करूँ तो dt इज इक्वल टू माइनस a dy अपॉन A2 √2g/y। अब मैं इंटीग्रेट कर दूं दोनों साइड, तो इनिशियली जब टाइम जीरो था तब तो हाइट पूरा h था, अब फाइनली जीरो हो गया, यानी वाटर पूरा बाहर निकल गया। अब टाइम t2 लगा इस केस में, तो मैं देखूं तो t2 किसके इक्वल आया। देखो ये h से जीरो है, उसको अगर मैं जीरो से h कर दूं ना तो ये माइनस साइन में हटा सकता हूँ, तो a अपॉन A2 √2g तो बाहर ही रह गया, और √y का इंटीग्रेशन क्या होगा वो हम आप देखो तो 1/√y है, तो इसका इंटीग्रेशन जस्ट अ सेकेंड, y पावर -1/2 +1 करेंगे तो y पावर 1/2 अपॉन 1/, हाँ, तो ये आएगा 2√y फ्रॉम 0 to h। लिमिट मैंने चेंज कर दी वो नेगेटिव साइन को हटाते हुए। तो फाइनली इससे मेरा क्वेश्चन आया कि
जो टाइम है उसकी वैल्यू होगी a/a2, और ये अंडर रूट 2h/g के इक्वल हुआ। तो टोटल इतना टाइम t2 बाद पूरा फ्लूइड बाहर निकल चुका होगा। लेकिन हाँ, ये उसी केस के लिए वैलिड है जब हम फ्लूइड को नॉन विस्कस मान रहे हैं, यानी कि उस केसेस में हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं और तभी हम स्पीड को अंडर रूट 2g/y कह सकते हैं। अब वही T1 इसके इक्वल है, T2 इसके इक्वल है। अब हम कर क्या रहे हैं कि T1 और T2 की वैल्यू तो ये है, क्लियर है। अब ये जो बकेट है, जस्ट अ सेकंड, मैं ब्लैक से शुरू कर देता हूँ। यस, ये जो बकेट है इसमें अब मैं दोनों चीजें चालू रख रहा हूँ। एक तो मैं इधर से पानी आने दे रहा हूँ v1 स्पीड से, इसका ये एरिया क्रॉस सेक्शन का a1 है, और यहाँ पे मैंने ओरिफिस भी रखा अपना जिसका एरिया a2 है, और हाँ बस इसका एरिया a2 है। तो फाइनली मुझे क्या कहा है कि जब ये पूरा भर चुका होगा वाटर को भरने में ऑब्वियस सी बात है कि T1 से जो ज्यादा ही टाइम लगेगा। T1 से ज्यादा टाइम क्यों लगेगा? मेनली बाहर भी तो निकलता जा रहा है वाटर, तो और उसे देना पड़ रहा होगा वाटर। तो सपोज ये हाइट h भरना है, हाइट h भी मैं भर सकता हूँ बेसिन को। तो अगर आप देखो तो कितना वॉल्यूम अंदर आया, वॉल्यूम जो अंदर आया वो हुआ a1v1 dt टाइम के लिए अगर मैं ऐसे देखूं, पर वॉल्यूम थोड़ा बाहर भी निकल गया, और जो बाहर वॉल्यूम निकल रहा है वो होगा a2 अंडर रूट 2g/y dt। सपोज अभी मैं डायरेक्ट नहीं देखता हूँ इस प्रॉब्लम को, मैं किसी इंस्टेंस का डायग्राम दिखा रहा हूँ। तो स्पीड अंडर रूट 2g/y होगी, तो इतना वॉल्यूम बाहर निकल गया, इतना आया, तो टोटल वॉल्यूम अभी जो है वो इस क्वांटिटी के इक्वल। और क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि y इंक्रीज करेगा, इसलिए तो मैंने वॉल्यूम इस वे में लिखा है। तो अब ये हाइट dy ऊपर और चला गया y से, क्योंकि इनिशियली तो वाटर पूरा भरा ही नहीं था, मैं भरता जा रहा हूँ धीरे धीरे, तो ये dy हाइट ऊपर चला गया, तो ये पूरी क्वांटिटी किसके इक्वल होगी? a dy के। अब फाइनली ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही सिंपल हो गया है। आप एक साइड dt कॉमन ले लो, एक साइड ये आ गया a dy अपॉन a1v1 माइनस a2 अंडर रूट 2g/y। मैं इधर इंटीग्रेट कर सकता हूं दोनों साइड, लेकिन इसे इंटीग्रेट करना बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो हम करंटली इसे इंटीग्रेट नहीं करेंगे, करना पड़ेगा 0 to h इसे, वैसे मैं वो दिखा देता हूँ। बट प्रॉब्लम भी हमें ये नहीं पूछा कि कितने टाइम बाद ये भरेगा, मुझे पूछा है कि ये जो टाइम t1 और t2 है। मैं वापस क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। इधर क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि ये जो टाइम t1 और t2 का रेशियो है, T1 और T2 का ऐसा क्या रेशियो मैं बिठा दूं ताकि ये जो पूरा बेसिन को भरने में टाइम लग रहा है, सॉरी बेसिन भरने के बाद और पानी बाहर निकल जाए, यानी बेसिन ओवरफ्लो हो जाए। तो मेरे को T1 और T2 का ऐसा रेशियो ढूंढना है जिसमें ऐसा हो। वैसे एग्जैक्ट रेशियो तो नहीं ढूंढ सकते ना, इनइक्वालिटी मिलेगी हमें कि इतने से ज्यादा रेशियो होगा तो ओवरफ्लो हो जाए। तो लाइक अगर मुझे अंडरस्टैंड करना है कि ओवरफ्लो क्यों हो रहा है, तो आप इस वे में समझो कि आफ्टर सम टाइम क्या होगा। मैं ये इंटीग्रल यहाँ से हटा देता हूँ। ये जो अबो इक्वेशन है वो अच्छे से देखें हम, तो हमें दिख रहा है कि आफ्टर सम टाइम जो ये हाइट है वो इंक्रीज करना बंद हो जाएगी। देखो आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा कि ये dy जो मेरी वैल्यू है यानी इंक्रीज जो आ रहा है हाइट में वो 0 हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद शायद होगा क्या, जितना वॉल्यूम, जितना वाटर बेसिकली उस टेप से नीचे आ रहा है, यानी कि बेसिकली हाँ टैप से नीचे आ रहा है, उतना ही वॉल्यूम प्लग से बाहर निकल गया होगा। तो बेसिकली लेवल में कोई चेंज ही नहीं हो पा रहा है, वो एक इक्विब्रिलियम पोजीशन में आ गया है वाटर के कंसेप्ट में कहे तो इक्विब्रिलियम में ही कब आएगा? जब ये y इसका 0 हो जाए, और जब ये इक्विब्रिलियम में आएगा ना तब उससे ज्यादा वाटर भर नहीं पाएगा।
बकेट के अंदर या बेसिन के अंदर। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन का सोचते हुए इसे सॉल्व करूं तो मुझे ये पता है कि जब ए वन वी वन एक कांस्टेंट चीज ही है, बट ये जो थिंग है ना a2 √2g वो वेरी कर रहा है हाइट के साथ साथ। तो हाइट मैं इतनी इंक्रीज कर दूं कि ये और ये वैल्यू इक्वल हो जाए, तो उसके बाद बकेट नहीं पड़ेगा। और सपोज मैं y को h कह दूं, यानी कि h हाइट ही ये भर पाए बकेट, तो ये होनी चाहिए। वहीं अगर ऐसा हो गया कि ये h हाइट और भर h हाइट से भी ज्यादा भर लेता है, यानी बेसिन ओवरफ्लो हो जाता है, तो उस केस में हो क्या रहा होगा कि इससे जो वॉल्यूम आ रहा है वो ज्यादा होगा कंपेरेटिव टू इससे जो वॉल्यूम निकल रहा है। तो a1 v1 ग्रेटर हो अगर इससे, तो ओवरफ्लो अकर करेगा। यस, ये कंसेप्ट अब हमें क्लियर हो गया है। अब आप आते हैं कि हमें तो क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ T1 और T2 की वैल्यू ढूंढिए। यस, तो हम क्या कर सकते हैं कि a1 v1 जो ये क्वांटिटी है वो आया ah/T1 के इक्वल। और वहीं यहाँ से मैं देखूं तो ये a2 √2gh भी मुझे चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो √2h/g है। देखो, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g है ना, तो आप इसे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? दो, इस इक्वेशन में आप h से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा क्या, T2 टाइम्स h इज इक्वल टू a/a2 √gh, और ऊपर आ गया √2। तो मैं इस इक्वेशन को अभी थोड़ा चेंज कर देता हूँ। मेरे को मेनली a2 √2g √gh से मतलब है, तो a2 √gh आया a√2 अपॉन T2h के इक्वल। अब मैं √2 से और मल्टीप्लाई कर दूं तो वैसे ये a2 है इधर, हाँ। तो ये आया a2 √2gh इज इक्वल टू 2a अपॉन T2h। तो अगर ओवरफ्लो मुझे करना है तो मैं जस्ट सेकेंड a1 v1 क्या था मैं भूल गया, सॉरी। हाँ, ah/T1। तो ये जो क्वांटिटी है ah/T1, जस्ट सेकेंड, ये इस इक्वेशन में हमने, वैसे सॉरी मैंने है ना इस इक्वेशन में h से डिवाइड किया था, सॉरी सॉरी सॉरी। इस इक्वेशन को हम h से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि h से डिवाइड करूंगा तब मुझे √gh मिलेगा, सॉरी। तो ये h है, ये h है, ये h है, तो ये फाइनली मैंने डिवाइड किया था इसलिए ये ऊपर h मल्टीप्लाई हुआ। जस्ट अ सेकेंड, यस। तो ये ग्रेटर हुआ 2ah अपॉन T2 के। तो फाइनली अगर मेरे को ओवरफ्लो करना है ना, तो जो टाइम T2 है वो ट्वाइस T1 से भी बड़ा होना चाहिए, तभी ओवरफ्लो होगा। ओके, सो इस क्वेश्चन में अगर हमें ओवरफ्लो के लिए T1/T2 का रेशियो ढूंढना है, तो वो हम इधर से देख सकते हैं कि लेस देन 1/2 होना चाहिए। सो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। ओके, बाय एवरीवन। और सॉरी फॉर दैट मिस्टेक कि मैंने वो h मल्टीप्लाई में लिख दिया, मैंने डिवाइड किया था। ओके।